These refer to the insurance broker, intermediary insurance companies, or insurance consultant, surveyor, और loss assessor. मीन्स इस बिजनेस में जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंश्योरेंस को हेल्प करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उसके लॉस को असेस करते हैं, दैट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी. नेक्स्ट, दैट इज रेफर टू द मेंबर. So member refer to the member of authority. It include part-time members, whole-time members, as well as the chairperson of the authority. So first is that is the establishment of authority under Section 3. The central government has the power to establish the authority, that is the IRDA. और मैंने आपको कहीं बार बताया है कि गवर्नमेंट जब भी कोई भी डिसीजन लेती है, that is through the notification. Therefore, the establishment of this authority, that is also come through a notification issued by the central government. And what are the character of the authority? First is it is a body corporate. देखिए सर, body corporate, that is referred to the entity which is created by the law. अब ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम लोगों ने कॉर्पोरेट एक्ट के अंडर पैदा किया. इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, इसकी एक सेपरेट सील है, और जिस भी डॉक्यूमेंट में, डेट इज अ कॉमन सील. आपने पहले कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी चूंकि वो एक आपकी ह्यूमन बीइंग नहीं है तो खुद तो साइन कर नहीं सकती. तो बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटी हैं उनकी एक कॉमन सील होती है, और जिस भी डॉक्यूमेंट पर आप वो सील इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द डॉक्यूमेंट रिलेटेड बाय द कंपनी और दैट इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनी. एंड नेक्स्ट इज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अथॉरिटी. अब सर इस अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से लोग हैं? फर्स्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन. सेकंड इज द होल टाइम मेंबर. सर, a single chairman along with 5 whole-time member, that is not more than 5 whole-time members. तो जब अथॉरिटी का गठन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5 आपके होल टाइम मेंबर्स हैं. शुरू में कम भी हो सकते थे, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई, that is 5 होल टाइम मेंबर एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स. सर 4 पार्ट टाइम मेंबर हैं और 5 whole-time members हैं. And the qualification is given. These member chairperson are appointed by the central government from amongst person of ability, integrity, and standing who have knowledge or experience in life insurance, general insurance. Sir, insurance में, finance में, economics में, accountancy, administrative, ये बेसिकली क्राइटेरिया दे रखे हैं जिनमें आपका स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी अदर डिसिप्लिन. इसमें एक और लास्ट में दे रखा है, एनी अदर डिसिप्लिन. इट मींस दीज आर द क्राइटेरिया व्हिच इज डिसाइडेड अंडर द लॉ. लेकिन अगर इनके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन का कोई और क्राइटेरिया अडॉप्ट करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री है उस क्राइटेरिया को अडॉप्ट करने के लिए. As well special knowledge or special requirement for chairman and whole time director. Sir, इन क्वालिफिकेशन के अलावा हम एज्यूम करते हैं कि चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर में, होल टाइम डायरेक्टर के पास इंश्योरेंस की नॉलेज होना अनिवार्य है. That is the composition of the authority which is provided under section 4 of the act. Next is the under section 5, that is the tenure. अब सर आप जब भी इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, what should be the tenure? First, about the chairperson. A chairperson can be appointed for 5 years and eligible for reappointment up to the age of 65 years. तो सर अगर किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी का चेयरमैन अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उसका जो पहला कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा. लेकिन अगर आप 5 साल से ज्यादा का टेन्योर डिसाइड करना चाहते हैं, देन यू आर फ्री. वो डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन 5 साल एक बार में खाली 5 साल का टेन्योर ही पॉसिबल है. एंड दैट अप टू द एज ऑफ 65 ईयर. इन द सेम मैनर होल टाइम डायरेक्टर, दैट इज अ 5 ईयर
up to the age of 62 years and part-time member not exceeding 5 years, and the age limit is not specified. That is not important, just to read. Next is removal and resignation. रिमूवल सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी सूटेबल रीजन है फॉर योर अप्रूवल, फॉर योर रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी टू रिमूव यू. अब सर, जब भी आपको रिमूव किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक इंटीमेशन, एक रिटन इंटीमेशन प्रोवाइड की जाएगी, एक रीजन दिया जाएगा. और अगर आप अपने उस रिमूवल को चैलेंज करते हैं या उस रिमूवल के बदले में गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एग्रीड विद योर एक्सप्लेनेशन, द रिमूवल कैन बी पॉसिबल. तो फर्स्ट इज द रिमूवल दैट इज रेफर टू द notwithstanding anything contained in Section 1 or subsection 2, a member may relinquish his office by giving in writing to the central government notice of note. So first is the resignation. Removal is given under Section 6. पहले एक बार removal को देख लें. The central government may remove from office any member who, so what are the causes? First is or at any time has been adjourned as an insolvent. सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आप अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, कई बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पहले तो आपको एडजंट इंसॉल्वेंट ही एक ग्राउंड माना जाता था. लेकिन अगर आज की डेट में अगर आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया, अल्टीमेटली योर ऑफिस इज गोइंग टू बी वेकेट. क्योंकि अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो उस केस के अंदर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट इज अ वेरी कॉमन कि अगर वो व्यक्ति या कोई भी मेंबर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है. सेकंड, हैज बीन फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मेंबर. सर, अगर आप फिजिकल या मेंटली एज ए मेंबर काम करने की सिचुएशन में नहीं है, then you are also not capable of retain into your old position. And next is has been convicted of any offense which in the opinion of central government involve moral turpitude. Third, simple, हर जगह डिस्क्वालिफिकेशन में इसको इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप कन्विक्टेड हैं ऑफ एनी ऑफेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन अ ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड मोरल टर्पिट्यूड. तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट बनता है, हैज एक्सेप्टेड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज फंक्शन एज अ मेंबर. डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब सर, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट जाती है कि भी इस मेंबर ने किसी भी कंपनी से, किसी भी एंटिटी से कोई भी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट गेन किया, जिसके बावजूद अब इसका इस इंडस्ट्रीज में बना रहना प्रीजुडाइस का मतलब होता है अगेंस्ट द लॉ, कि सर इसका अब इस सीट पर बना रहना इंश्योरेंस बिजनेस के एथिकल मींस इंश्योरेंस बिजनेस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट पैदा हो जाता है कि वो आपको आपकी पोस्ट से रिमूव कर सकती है. हैज टू अब्यूज हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएशन इन सर्विस इन ऑफिस डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. अब सर, आप बिजनेस में हैं, आपने अपनी पोजीशन को इस तरीके से अब्यूज किया, आपने उसका गलत फायदा उठाया कि अब आपका इस पोस्ट पर बना रहना इंश्योरेंस बिजनेस के इंटरेस्ट के डिट्रीमेंटल मींस अगेंस्ट द इंटरेस्ट है. तो इन रीजन में से किसी भी एक रीजन का या एक से ज्यादा रीजन के अप्लाई होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो आपको रिमूव करने के लिए शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकती है. दैट इज अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2. तो सर, जब भी अल्टीमेटली आप लोगों को कोई भी कॉज पैदा होता है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली रिमूव नहीं करेगी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक रिटर्न में शोकॉज नोटिस इश्यू करेगी, जिसमें मेंशन किया जाता है कि क्यों ना आपके अगेंस्ट ये प्रोसीड इनिशिएट किया जाए, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा, और ये अज्यूम किया जाएगा कि उस टाइम लिमिट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देंगे अपनी डिफेंस में। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिफेंस, आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होती, तो अल्टीमेटली आपको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दैट इज रिमूवल अंडर सेक्शन 6(1), सॉरी रेजिग्नेशन, दैट इज अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। सर अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप इस पोस्ट पर नहीं बने रहना चाहते, तो अल्टीमेटली आप लोगों का राइट बनता है कि आप लोग उसको रिजाइन दीजिए। तो उस केस में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 स्टेट रिलिंक्विश हिज ऑफिस बाय गिविंग writing to central government notice of not less than 3 months, or be removed from his office in accordance with the provision of section 6। सर या तो आपको रिमूव किया जाएगा, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम 3 महीने का नोटिस देंगे। अब सर होता है कि अगर मान लीजिए आप अपने इस पोस्ट से, मान लीजिए आप किसी भी टाइप, आप चाहते हैं कि भाई मैं इस पोस्ट पे रुकना नहीं चाहता, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो रेजिग्नेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिमम नोटिस पीरियड इज ऑफ द 3 मंथ। तो इसका मिनिमम पीरियड होता है 3 महीने का। अब अगर मान लीजिए 3 महीने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बदले किसी और को अपॉइंट कर देती है, इट मींस इफ एनी अदर पर्सन इज अपॉइंटेड in place of you before the expiry of 3 months, ultimately your resignation is immediately accepted on the date of such appointment। इसका मतलब है कि सर अगर 1 महीने के बाद इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, तो उस केस में आपका रेजिग्नेशन 3 महीने का नहीं होगा, आपका रेजिग्नेशन पीरियड खाली 1 महीने का माना जाएगा। रेजिग्नेशन पीरियड 3 महीने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है कि टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन इन योर प्लेस यू हैव टू एज्यूम द ऑफिस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने तक आपको अपना ऑफिस एज्यूम करना है, लेकिन अगले 3 महीने से पहले ही अगर कोई और व्यक्ति प्लेस पे अपॉइंट हो जाता है, तो जिस डेट को अपॉइंट होगा उसी डेट तक आपका टेन्योर माना जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा पीरियड तक कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं होता, तो आपका टर्मिनेशन, आपका रेजिग्नेशन, नॉट टर्मिनेशन, आपका रेजिग्नेशन केवल 3 महीने के अंदर ही एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उससे आगे के पीरियड के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बार ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 8, इसको नोट कर लीजिएगा। सर अब यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप IRDA के मेंबर हैं, अथॉरिटी के मेंबर हैं, तो अल्टीमेटली अथॉरिटी अगर अथॉरिटी कई केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, अथॉरिटी कई इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कहीं डिसीजन लेती है, किसी के फेवर में डिसीजन लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये अज्यूम किया जाता है कि कुछ सिचुएशन को छोड़कर रिटायरमेंट के अगले 2 साल तक आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। सर रिस्ट्रिक्शन है। अब ये रिस्ट्रिक्शन पहली बात है कि सबके लिए नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन खाली चेयरमैन और होल टाइम पर्संस के लिए है। द सेक्शन 8 स्टेट दैट the chairman and the other whole-time members shall not for a period of 2 years from the date on which they cease to hold the office as such, except with the previous approval of central government, accept any employment either under the central government or under any state government, and any appointment in any company in the insurance sector। So इन लोगों ने कहा है कि shall not for a period of 2 years from the date on which they are ceased to hold office as such, except। तो सर पहली बात तो आप 2 साल तक काम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं एक्सेप्ट। उन्होंने क्या कहा? विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब सर अगर आप कहीं पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता है। अब फर्स्ट केस कहता है कि सर, कहता है कि एनी एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली यू आर फ्री। उस केस में ये 2 साल की रिस्ट्रिक्शन आप पर इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और कंपनी के अंदर अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना अनिवार्य है। तो सेक्शन बी स्टेट एनी अपॉइंटमेंट इन एनी कंपनी इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो सर आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर किसी भी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली यू आर फ्री, provided central government provide a written consent in this regard. Otherwise जब भी आप अपने ऑफिस को वेकेट करेंगे अगले 2 साल के लिए आप एंटाइटल नहीं हैं। नेक्स्ट इज सर मीटिंग अथॉरिटी, दैट इज अंडर सेक्शन 10। सर अब मीटिंग कितनी होगी, अल्टीमेटली इट विल बी टोटली डिपेंड और इट इज टोटली द एक्सक्लूसिव डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। अब मीटिंग सर अथॉरिटी डिसाइड करेगी मीटिंग कहाँ पे होगी, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या मीटिंग का बिजनेस होगा, मीन्स एजेंडा होगा, मीटिंग का कोरम क्या होगा, दैट इज टोटली डिटरमाइंड बाय द मीटिंग अथॉरिटी कलेक्टिवली। उसका डिसीजन सारी की सारी पावर अथॉरिटी के पास है। अथॉरिटी कलेक्टिवली डिसाइड ऑल द मैटर रिलेटिंग विद द मीटिंग। नेक्स्ट इज सर अफेक्ट ऑफ अब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन। अब सिंपल सी बात है कि सर अगर चेयरपर्सन नहीं आता तो उस केस में जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं वो अपने में से किसी भी मेंबर को एज अ चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे एंड हु विल प्रिसाइड द मीटिंग। इट मीन्स इफ द चेयरपर्सन इज absent फ्रॉम द मीटिंग, the member present only are exclusive power to decide any one of them as a chairperson of the meeting, and that particular person, that the present person जिसको आपने decide किया, that should preside the meeting. Majority decision सर सिंपल सी चीज है, कई बार मैंने आपको बताया कि बेसिकली मेजोरिटी रूल इंप्लीमेंट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए इक्वालिटी पैदा हो जाती है उस केस में चेयरपर्सन या उसकी अब्सेंस में जिस भी व्यक्ति को आप लोगों ने चेयरपर्सन की पोस्ट पे प्रिसाइड किया उसके पास राइट है सेकंड वोट का या कास्टिंग वोट का। अब सर अगर चेयरपर्सन है उसको आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इक्वालिटी होगी तो उसका राइट पैदा हो जाता है कि भाई मैं वोट दे सकता हूं। लेकिन अगर उसके पास ऑलरेडी वोटिंग का राइट है उसके बावजूद इक्वालिटी पैदा हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसका सेकंड वोट का राइट पैदा हो जाता है, एंड दैट इज ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑन एनी मैटर। सर नेक्स्ट इज सेक्शन 11, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 is important, section 11 is important, that is a vacancy etc. not to invalidate proceeding of authority। अब सर अगर मान लीजिएगा कि आपकी जो अथॉरिटी है मींस जो भी, हेलो यस सर। सर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। चलिए सर, हाँ जी सेक्शन 11। So no act or proceeding of the authority shall be invalidate merely by reason of। सर अगर मान लीजिए अथॉरिटी कोई भी डिसीजन कोई भी प्रोसीडिंग लेती है और अगर कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूट उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर करने के लिए चैलेंज करता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनी वैकेंसी इन और एनी डिफीट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। अब अगर मान लीजिए कि अथॉरिटी में कोई वैकेंसी पैदा हुई है, उस वैकेंसीज के बाद भी अथॉरिटी ने कोई कलेक्टिवली डिसीजन लिया, दैट डिसीजन शुड बी बाइंड। वो डिसीजन आप लोगों का एनफोर्सेबल है। अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करे कि सर अथॉरिटी में तो मेंबर ही नहीं थे
मेंबर कम थे, एक मेंबर अपॉइंट नहीं हुआ, दो मेंबर अपॉइंट नहीं हुए, तो अल्टीमेटली जो भी वो डिफेंस लेगा दैट इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि उसके बिना भी अगर मतलब किसी भी मेंबर के बिना अगर अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेती है एज पर द लॉ, दैट डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड. In the same manner, if there is any defeat in constitution of authority, अब सर जब अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो मान लीजिए कोई डिफेक्ट पैदा हो गया, मतलब किसी मेंबर के पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, किसी मेंबर को डिसक्वालिफिकेशन को गेन करता था, आपने उसको रिमूव नहीं किया और उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया. Any kind of defect arise in the constitution of the authority, such defect does not affect the decision taken by the authority. तो सर आपने अगर उसके बावजूद भी कोई डिसीजन लिया है तो अल्टीमेटली उसका डिसीजन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. Any defeat in the appointment of a person acting as a member of the authority, वही चीज है सर. अगर मैं कहता हूं कि सर उसके किसी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट पैदा हो गया, अब आप किसी व्यक्ति की एलिजिबिलिटी को आप चैलेंज करते हैं, अगर मान लीजिए मीटिंग हो गई, उसने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग किया, और आप बाद में कहें कि सर ये तो एलिजिबल ही नहीं था, इसलिए जो आप लोगों ने डिसीजन लिया, जो आप लोगों की जो अथॉरिटी ने पहले डिसाइड किया, वो आपका वैलिडेट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति एलिजिबल नहीं था. तो सर डिसीजन के बाद अगर कोई भी डिफेक्ट पैदा होता है, उसका प्रीवियस डिसीजन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द अथॉरिटी, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिएगा अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया, अब वो पता चलता है कि भाई वो आप लोगों ने उसके लिए जो प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन था, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया. तो सर अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, वंस द डिसीजन इज टेकन, ऐसी सिचुएशन में द डिसीजन इज बाइंडिंग अपॉन द अथॉरिटी, वो डिसीजन बाइंडिंग माना जाएगा. इट मींस आप ये अगर कहें कि उस इरेगुलरिटी के कारण अल्टीमेटली अथॉरिटी के द्वारा लिया गया डिसीजन इफेक्टिव नहीं है, दैट इज टोटली नल एंड वाइट. तो अल्टीमेटली सिंपल सी चीज है कि सर वंस द डिसीजन इज टेकन बाय द अथॉरिटी, अगर फ्यूचर में कोई भी डिफेक्ट या इरेगुलरिटी नजर आती है, चाहे वो मेंबर के सिलेक्शन में है, चाहे वो आपका प्रोसीजर में है, या किसी भी टाइप का डिफेक्ट है, तो अल्टीमेटली उसका उन डिसीजन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज द ड्यूटी, पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 14. सर रीड कर लीजिएगा. ये आपकी अथॉरिटी की पावर है, ड्यूटीज है, फंक्शंस है, विच आर एज्यूम्ड टू बी परफॉर्म बाय द अथॉरिटी. इसको रीड कर लीजिएगा, नोट्स में इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी. अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है. अब आप लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करते, अथॉरिटी लॉ के अगेंस्ट नहीं काम कर रही, अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, अथॉरिटी इंश्योरेंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है. तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो अथॉरिटी को सुपरसीड कर सके. सुपरसीड का मतलब होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अब अथॉरिटी को अपने कंट्रोल में ले सकती है. इट मींस अथॉरिटी को डिसमिस करके जब तक नई अथॉरिटी फॉर्मुलेट नहीं हो जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने की पावर इंश्योरेंस कंट्रोलर को प्रोवाइड कर सकती है. दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19. सर this section state, if any time the central government is of the opinion that the accounts of that on account of circumstances beyond the control of authority, it is unable to discharge the function or perform the duty imposed on it by or under the provision of this law. अब सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरीके से हैं कि अब अथॉरिटी के कंट्रोल में अपनी ड्यूटीज का निर्वाह पॉसिबल नहीं, इट मींस या तो हम लोगों ने उनको डायरेक्टली कोई चीज सजेस्ट किया या लॉ ने उनको कोई चीज सजेस्ट किया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे जनरेट हो चुके हैं
कि अथॉरिटी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने की सिचुएशन के अंदर नहीं है, एंड सेकंड that the authority has persistently defaulted in comply with any of the direction given by central government under this act, or in discharge of the function or performance of duty imposed on it by or under the provision of this act, and as a result of such default the financial position of the authority or the administration of authority has suffered. सर पहला चीज तो है कि आपकी पावर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अब आपके कंट्रोल में काम नहीं रहा। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर आपने अथॉरिटी को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया और अथॉरिटी लगातार कंटिन्यूसली उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती, उनको अबाइड नहीं करती, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को सुपरसीड करने का राइट रखती है। एंड नेक्स्ट इज द इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब सर अथॉरिटी काम ऐसा कर रही है जो इंश्योरेंस बिजनेस के अगेंस्ट है, अथॉरिटी का बना रहना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो सर जहां पर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ जाता है ultimately the authority is likely to supersede by the central government। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहले भी कई बार बताया है कि चाहे आपका अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या आपको सुपरसीड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में इस चीज को इंटीमेट करेगा अलोंग विद द रीजन, बट आफ्टर ग्रांटिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट ऑल इज द नोटिफिकेशन। The central government may, by notification and for reason to be specified therein, supersede the authority for such period not exceeding 6 months as may be specified in the notification। सर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई आपके किसी कार्य के कारण अथॉरिटी को सुपरसीड किया जाना आवश्यक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी जिसमें आपको सुपरसीड करने के रीजन बताए जाएंगे और आपकी पावर कितने पीरियड के लिए विदहेल्ड की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी को कितने पीरियड के लिए सुपरसीड किया, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द रिटन नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें बताया जाएगा रीजंस एज वेल एज टाइम। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अथॉरिटीज के कार्य को सुपरसीड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अथॉरिटी को सुपरसीड करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जो भी एलिगेशन इंपोज करती है उसके लिए आपको एक प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, if the central government is not satisfied with your answer, ultimately central government has exclusive power to supersede the authority। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप लोगों को सुपरसीड कर लिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो काम करेगी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को अपॉइंट करती है कि जितने पीरियड तक नई अथॉरिटी फॉर्मुलेट नहीं हो जाती तब तक जो कंट्रोलर है, दैट इज अ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, वो उस अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगा, अथॉरिटी को रन करेगा। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरसीड किया, जितने भी मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, होल्ड नए मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, उनकी पावर ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है। इट मींस अब वो अथॉरिटी के बेहाफ पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि चेयरमैन और जो भी आपके मेंबर्स हैं अल्टीमेटली उनकी ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएंगे, उनकी जो भी पावर्स हैं वो सारे की सारी पावर टोटली विदहेल्ड हो जाएगी, दैट इज विद द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, अगर उसको अपॉइंट किया है तो। लेकिन सर अगर अपॉइंट नहीं किया तो अल्टीमेटली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। All property owned and controlled by authority shall, until the authority is reconstituted, was in central government। तो सर उनके जो भी बैंक अकाउंट हैं, जो भी आपका उनकी असेट्स हैं,
टेम्परेरी वो सारी की सारी असेट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा सर, अथॉरिटी को रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। The central government has appoint fresh chairperson and other member before the expiration of term of the supersession. The notification and the action taken report has to place before the parliament at the earliest possible opportunity, and in such case any person who has vacated his office under section 19 subsection 2a shall not be deemed disqualified for reappointment. अब सर आप में से अब अथॉरिटी को सुपरसीड किया तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट नई अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। अब ऐसी सिचुएशन में से जो भी व्यक्ति जिन्होंने अपना ऑफिस अभी वेकेट किया है शैल नॉट बी डीम्ड डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि आप उनमें से अगर किसी व्यक्ति को दोबारा से चुनना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अपने प्रीवियस नोटिस में मेंशन कर दिया कि फला फला व्यक्ति इज नॉट गोइंग टू बी रीअपॉइंटेड, इन दैट सिचुएशन आप उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सर पहली बात, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो रही, अट्रैक्ट होगी एज एंड व्हेन इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन में आपका नाम मेंशन कर देती है तो अल्टीमेटली डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर उन्होंने आपका नाम इस नोटिस में मेंशन नहीं किया, नोटिफाइड नहीं किया, तो अल्टीमेटली यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट इज द पब्लिक सर्वेंट। सर जो आपकी पोस्ट है दैट इज इक्वल टू द पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट इज द establishment of insurance advisory committee, that is section 25. First is the central government power to establish. The authority may by prior notification can establish insurance advisory committee. This committee consists of 25 members excluding existing member. The chairman shall be ex officio chairperson and other existing member shall be ex officio member of insurance advisory committee function. सर ये जो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी है ये अथॉरिटी को अलग अलग मैटर्स पे एडवाइस देने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो इसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे एक्स ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी ही होंगे। दैट इज सिंपल, इसको आप रीड कर लीजिएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट। तो सर दिस टॉपिक इज कम टू एन एंड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट with the Insurance Act 1938। 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है सर इसमें, बताइए। एनी डाउट? सर सेक्शन 8 जो था उसका वो समझ नहीं आया, रेलेवेंस ऐसा सेक्शन क्यों बनाया है? सेक्शन 8 का क्या समझ नहीं आया बेटा? बार ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। हाँ एक्चुअली ऐसा है कि सर अगर अथॉरिटी में जो भी ऑफिसर काम करते हैं, अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं। मान लीजिएगा कोई लॉस का अगर आपका कोई केस आपका आईआरडीए के पास आया, अब मान सो 250 करोड़ का 500 करोड़ का अगर कोई पॉलिसी या कोई लॉस हुआ तो अब जिस भी व्यक्ति ने कंपनी के ऊपर क्लेम किया, अब कंपनी उसको पैसा देने से मना करती है तो अल्टीमेटली वो आईआरडीए के पास एप्लीकेशन लगाता है। अब आईआरडीए उस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करता है। इसके बदले में डिसाइड हो जाता है कि भाई वो कंपनी आईआरडी के ऑफिसर को रिटायर होने के बाद अच्छी पे पे अपने यहाँ पे जॉब देगी। तो लोग इस तरीके की प्रैक्टिस में इंडल्ज ना हो सकें, हम लोग पहले से ही प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं कि जब आप रिटायर होंगे फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी, you are not eligible to provide any kind of services in this sector except in the government or central government or state government office or with the prior approval of central government. तो सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है तो अल्टीमेटली वहां पर तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी और जगह काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट होगा दैट शुड बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो क्वेश्चन सीए में कई बार आता है कि भाई एक आदमी रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद उसने इमीडिएटली किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब सेलेक्ट कर ली, तो इंश्योरेंस कंपनी के किसी पॉलिसी होल्डर ने उस व्यक्ति को स्यू किया
कि चूंकि अभी रिटायर हुए, आपका 2 साल का टेन्योर खत्म नहीं हुआ, इसलिए आपका नई कंपनी में जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट इफेक्टिव नहीं है। ये मान लीजिए एज एन ऑडिटर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जिस भी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी व्यक्ति अगर अपॉइंट होता है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन उसके ऊपर पुट करते हो कि क्या सर आप पहले आप IRDA मींस अथॉरिटी के मेंबर थे, और अगर मेंबर थे तो क्या रिटायरमेंट हुए 2 साल हो चुके हैं? क्योंकि एज एन ऑडिटर आपको पता है कि वो व्यक्ति रिटायर होने के 2 साल पहले एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, देन the approval of central government for the further employment is necessary. बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में आपकी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, इट इज अ डीम अप्रूवल, वो डीम अप्रूवल माने जाएगी। कोई डाउट्स? नो सर, क्लियर। चलिए बेटा, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, 5 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके।
हेलो। यस सर। अब बेटा स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी। So the topic is Insurance Act 1938. So Act is known as the Insurance Act 1938 and extend to whole of India. Section 2 हर एक्ट में Section 2 definitions provided हैं. Authority IRDA हमने already read किया. Policy holder approved security इनको read कर लीजिएगा. Auditor, that is a person qualified to be a chartered accountant as per the Chartered Accounting Act 1949. Controller of Insurance, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 19, if the central government supersede the authority temporary till the constitution of new authority, central government appoint a controller of insurance. किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जब तक नई अथॉरिटी कंस्टिट्यूट नहीं हो जाती. उसके बाद आपका दे रखा है कोर्ट, फायर इंश्योरेंस, बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट. जस्ट रीड, नॉट सो इम्पोर्टेंट, खाली डेफिनेशंस हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस बिजनेस, मिसलिनियस इंश्योरेंस बिजनेस. तो सर इनको रीड कर लीजिएगा. सेक्शन 2 not so important. Next is that is the appointment of controller of insurance. अभी डिस्कस किया मैंने, अभी आप लोगों को बताया, बस उसमें एक एडिशनल चीज है कि जिस भी व्यक्ति को द पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट एज अ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, दैट पर्सन कॉमर्स इंश्योरेंस मैटर and whether such person has actual qualification. सर इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. तो जिस भी व्यक्ति को चाहे आप अथॉरिटी में एज अ मेंबर अपॉइंट करते हैं या इंश्योरेंस कंट्रोलर अपॉइंट करते हैं, उसके पास स्पेसिफिक इंश्योरेंस नॉलेज का होना दैट इज important and it is the important qualification. Next is the prohibition of transaction of insurance business by certain person under section 2C. No person shall being to carry of any class of insurance business in India unless he is a public company, a society registered under the Cooperative Society Act, or under any other law for the time being in force of any state related to cooperative society or body corporate, incorporate under the law of the country outside India, not being of nature of the private company. तो सर एक अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप फॉर्मुलेट करना चाहते हैं या इंश्योरेंस बिजनेस अगर कोई भी कंपनी रन करना चाहती है, तो बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए आपकी पहली क्वालिफिकेशन दैट इज अ पब्लिक कंपनी. सर कोई भी पब्लिक कंपनी है या कोई भी सोसाइटी है
या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर इंडिया से बाहर अगर उसका फॉर्मेशन हुआ है, देन दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में आपकी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, मान लीजिए अगर वो अमेरिका में इनकॉर्पोरेट हुई है, देन इन दैट केस टू वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी अ सिमिलर टू अ पब्लिक कंपनी। अब सर यहाँ पे जो पावर है, आपकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से दी गई किसी भी क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करने का राइट रखती है। मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in the official gazette exempt the operation of this section to such extent or for such period and subject to such condition as may specified। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना चाहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। सर ऑफिशियल गazette में नोटिफाइड किया जाएगा। अब अगर एग्जम्पशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन डिसाइड की है, देन दैट कंडीशन शुड आल्सो बी मेंशन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट। और कितने पीरियड के लिए एग्जम्पशन दी जा रही है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी बेनिफिट डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल गजेट में उन कंडीशन को मेंशन करना पड़ेगा, टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, जिनके बेसिस पर आपको वो एग्जम्पशन प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज एक्सक्लूसिव पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड पीरियड ऑफ नोटिफिकेशन, that in the case of an insurer carrying on any general insurance business, no such notification shall be issued having effect for more than 3 years at any one time। सर अगर आप कोई इंश्योरेंस बिजनेस में डील हैं और आपको मान लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जम्पशन देती है, then the maximum time period for granting such exemption, that is the 3 years। मतलब 3 साल से ज्यादा का आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये मतलब क्या है कि अगर आपको ज्यादा पीरियड के लिए एग्जम्पशन देनी है, तो पहले नोटिफिकेशन 3 साल का इश्यू हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से आपको 3 साल का नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा। या अगर 4 साल के लिए देनी है, तो पहले 2 साल का नोटिफिकेशन इश्यू कर दो, उसके बाद 2 साल का दोबारा नोटिफिकेशन इश्यू कर दो। लेकिन जो टाइम पीरियड एट द वन एंड द सेम टाइम, इट कैन नॉट एक्सीड द 3 years। वो 3 साल से ज्यादा का पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज सर, इंश्योरर टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट while liability remain unsatisfied। सर जब तक आपकी कोई भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, आप इस बिजनेस को लीव नहीं कर सकते। या तो कोई दूसरा कंपनी आपके बिहाफ पे उन लायबिलिटी को एज्यूम करेगी, लेकिन जब तक आपकी लायबिलिटीज हैं, अल्टीमेटली आपको इस एक्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना पड़ेगा। दैट इज अंडर सेक्शन 2D। इट से every insurer shall be subject to all the provision of this act in relation to any class of the insurance business, so long as his liability in India respect of business of that class remain unsatisfied or not otherwise provided for। Sir, अब आप इस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो कोई भी आपका इंश्योरेंस है, चाहे वो आप लोगों की मैरिन इंश्योरेंस है, चाहे आप लोगों की जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, तो सर या तो आप उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कीजिए, या उन लायबिलिटीज को कोई दूसरा व्यक्ति एज्यूम करेगा, उनको पे करने के लिए एग्री करेगा। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करते या दूसरा कोई व्यक्ति उनको लेने के लिए एग्री नहीं करता, विलिंगनेस शो नहीं करता, अल्टीमेटली आप इस बिजनेस को लेफ्ट नहीं कर सकते, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने तक परफॉर्म करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द रजिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, सेक्शन 3 रीड कर लीजिएगा सर, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सर आरडीआई का प्रोसेस है, तो अल्टीमेटली आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे
तो अल्टीमेटली आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के, मींस बिना IRDA के रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के आप इंश्योरेंस में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट इज एज पर द एक्ट, आपको एक्ट में मेंशन है कि सर दीज आर द फॉर्मेलिटी विच मस्ट बी फुलफिल, और अगर आप उन फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करते then IRDA means authority has power to refuse for registration with reason in writing। तो सर अगर आपकी तरफ से कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट होता है तो अथॉरिटी के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को मना कर दे, और जब भी अथॉरिटी आपके रजिस्ट्रेशन को मना करेगी वो रिटन में आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगी, रीजन प्रोवाइड करेगी कि किन रीजन से आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट अपील, सर अगर मान लीजिए आपका किसी भी रीजंस के कारण आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ तो आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड है। यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को रीडायरेक्ट कर सकती है कि सर दोबारा से इसको कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर अपील and the decision is upheld by the central government, you have no right to go anywhere। तो उस केस में आपकी फर्दर कोई भी अपील नहीं होगी। इट मींस आपको आगे ऊपर कहीं पे भी अपील का मौका नहीं मिलेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिफेंस को रिफ्यूज कर देती है इन दैट सिचुएशन। एंड नेक्स्ट इज द ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये कुछ आपके ग्राउंड दे रखे हैं जिनके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है कि एक्ट में आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन की हैं आप उनका निर्वाह नहीं करते, किसी फंडल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो कोई अगर ऐसी डिस्क्रिपेंसीज पैदा होती है जो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती है, ऐसी डिस्क्रिपेंसीज पैदा होने पर अल्टीमेटली अथॉरिटी के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे। सर कहता है that is if the insurer failed to compile with the provision of section 7 or 98 as the depositor, or if the insurance fail at any time to compile the provision of section 64 as to the excess of value of his assets over the amount of liability। सर पहला तो आप लोगों का दे रखा है कि अगर आपकी कोई डिपॉजिटर के लिए कोई भी लायबिलिटी है, मींस मान लीजिएगा कि डिपॉजिटर्स का पैसा ड्यू हो गया, आपने वो पैसा देना है और ड्यू होने के बावजूद भी आपने मैच्योरिटी पीरियड के बाद अगर उस पैसे की पेमेंट नहीं की तो अल्टीमेटली आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी तो आपकी कंफर्म है। तो जब तक लायबिलिटी कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आप इस बिजनेस से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अथॉरिटी के पास राइट है कि वो आपके लाइसेंस को पीरियड के लिए टर्मिनेट कर सकती है और आपको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि भाई आप अपनी इन लायबिलिटी को डिस्चार्ज कीजिए, और अगर आपने फला फला पीरियड में इन लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं किया अल्टीमेटली स्ट्रिक्ट एक्शन और फाइन में बी इम्पोज अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्या था सर, इफ द इंश्योरेंस इज इन द लिक्विडेशन। सर इंश्योरेंस अगर लिक्विडेट हो गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, if the business or class of business of the insurance has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any person। सर यहाँ पे अगर वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं करता, उसका बिजनेस किसी के साथ अमंगलमेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली कोई ना कोई व्यक्ति उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए एग्री हो रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर मान लीजिए मैं अपना इंश्योरेंस बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेच रहा हूं और दूसरी कंपनी एग्री है मेरी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उस केस में मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकता हूं और उस सिचुएशन में मेरा जो लाइसेंस है दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं अपने लाइसेंस को कैंसिल करने का राइट रखता हूं। आगे देखिए सर, if the whole of the deposit made in respect of the insurance business has been written to the insurer under section 9, सर आपके पास जो भी आपके पास आपके डिपॉजिट से अगर वो डिपॉजिट्स आप लोगों के रिटर्न्स हो जाते हैं, मीन्स आपने सारे के सारे डिपॉजिट्स टेम्परेरी वापस कर दिए और आपकी सारी लायबिलिटी खत्म हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को बंद करना चाहें तो उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इफ द इंश्योरेंस मेक डिफॉल्ट in compiling with or act in contravention of any requirement, सर आप एक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, नीचे दे रखा इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आपने काम नहीं किया, उस सिचुएशन में भी आप लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। If the authority has reason to believe that any claim upon the insurer arising in India under any policy of insurance remain unpaid for 3 months after final judgment in regular course of law. सर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर दे दिया, आपने कोई क्लेम रिफ्यूज किया था, कोर्ट ने वो क्लेम अलाउ कर दिया और ऑर्डर होने के 3 महीने के बावजूद भी आपकी तरफ से क्लेम को सेटल नहीं किया गया, ऐसे केसेस के अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है। इफ द इंश्योरर कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन इंश्योरेंस, सर आप इंश्योरेंस के अलावा किसी और दूसरे बिजनेस के अंदर इंडल्ज हो जाते हो, कंप्लेंट होती है, इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में पता चलता है कि आप इंश्योरेंस के साथ साथ किसी और दूसरे बिजनेस में भी इंडल्ज हैं, in that situation certificate of registration is going to be cancelled. Next is this default in compile in any direction, सर अगर कोई डायरेक्शन से अथॉरिटी ने इशू की है, अगर आप उसको कंपाइल नहीं करते, और if the insurer make a default in compiling with or act in contravention of any requirement of Companies Act, सर आप इंश्योरेंस बिजनेस को तो मान लीजिएगा उसका वायलेशन करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कंपनीज एक्ट का वायलेशन करते हैं या किसी और एक्ट का वायलेशन करते हैं और वायलेशन के बाद अगर आपको नोटिस इशू किया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू रेक्टिफाई सच डिफॉल्ट, और उस पीरियड में आप उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं करते, इन सिचुएशन में भी आपके लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन सर जब भी आप लोगों के बिजनेस को आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा, a proper opportunity of being hurt is provided to the company और guilty person, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आपको डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, द लाइसेंस इज गोइंग टू बी कैंसिल। अब सर लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए टाइम लगा दिया जाता है, कई बार 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीना, और उस पीरियड तक अल्टीमेटली आप कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज सेक्शन 35B, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन एंटरिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इट स्टेट when a registration is cancelled, the insurer shall not, after the cancellation has taken place, enter into any new contract of insurance, but all rights and liability in respect of contract of insurance enter into by him before such cancellation take effect. सर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि मान लीजिए कि किसी रीजन से मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब इसका सर मतलब क्या हुआ? इसका सर पहला मतलब तो ये हुआ कि मैं आगे किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस में नए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। पहली बात, मैं किसी नए इंश्योरेंस को टेक ओवर नहीं कर सकता, लेकिन साथ में एक बात और क्लियर है कि अगर मेरी कोई पहली एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है तो मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल होने से मेरी लायबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इज एग्जिस्ट करेगी। मतलब पुराने जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट लेने में मैं इनकेपेबल हूं जब तक मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहेगा। तो मैं नया बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पुरानी लायबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी जब तक मैं उनको डिस्चार्ज नहीं कर देता।
अब नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि सर दैट इज इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। सर अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाता है या आपसे कहीं वो मिसप्लेस हो जाता है तो अल्टीमेटली आपके पास राइट है कि आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ फी प्रिस्क्राइब इन दिस मैनर। नेक्स्ट इज द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेक्शन 3A। अब अगर मान लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट ईयरली है या किसी टाइम स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, if that period is going to be elapsed, then an insurance who has been granted a certificate of registration under section 3 shall have the registration renew annually for such year after that ending on 31st March, and time limit. An application for renewal of registration of any year shall be made by the insurance to the authority before 31st day of December of the preceding year and shall be accompanied by evidence of payment of the fee as determined by the authority. सर आपका जब भी सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए आप लोगों का खत्म होने वाला, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा एक 20 मार्च 2021 को सर्टिफिकेट खत्म होने वाला है, तो मेरे को 31 दिसंबर, अब सर 20 मार्च से पहले मेरा कौन सा दिवस पड़ेगा, डेट इज 31 दिसंबर 2020। तो मुझे 2020 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करना अनिवार्य है। डेट इज द कंडीशन फॉर द रिन्यू ऑफ सर्टिफिकेट। सर नेक्स्ट इज रेफर टू द that is a application after that prescribed time। सर अगर इसके बाद अगर आप लोग एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस केस में अथॉरिटी आप पर पेनल्टीज इम्पोज कर सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट की आपने एग्जामिनेशन फी ड्यू डेट में जमा नहीं करवाई तो उसका मतलब नहीं कि आपकी फीस जमा नहीं होगी। अब उसके बाद अगर कोई पेनल्टीज अनाउंस की गई है देन यू कैन डिपॉजिट सबमिट योर फी अगेन with the penalty if any imposed by the Institute of Cost Accountant। तो सर अथॉरिटी अगर कोई पेनल्टी डिसाइड कर देती है तो यू कैन सबमिट द फी विद द पेनल्टी, पेनल्टी के साथ साथ आप फी सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम ऑफ इंश्योरेंस। अब सर इंश्योरेंस कंपनी में और हर बिजनेस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से कस्टम है कि सर आइडेंटिकल नेम नहीं हो सकते। इट मीन्स कोई भी ऐसा नाम जो लोगों के जनरल पब्लिक के माइंड में कोई भी डाउट पैदा करता है, अल्टीमेटली आपका राइट है कि आप दूसरे व्यक्ति को दूसरी कंपनी को रोक सकते हैं वैसा ही सेम नाम यूज करने के लिए। फर्स्ट इज सेक्शन 5 प्रोहिबिशन ऑन आइडेंटिकल descriptive name। An insurer shall not be registered by a name identical with that by which an insurer in existence is already registered or so nearly resembling that name as to be calculated to deceive except when the insurer in existence is in the course of being dissolved and signify his consent to the authority। अब सर इसमें दो चीजें आपके दे रखी हैं कि सर अगर कोई भी कंपनी किसी नाम के साथ ऑलरेडी एग्जिट करती है तो कोई दूसरी कंपनी उसी नाम के साथ या उसी के सिमिलर नाम के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर उस नाम को लेके डिसअट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं सर, मेट लाइफ और मैक्स लाइफ ये दो इंश्योरेंस कंपनी है। शुरू में इनके नाम में थोड़े रिजेम्बलेंस की प्रॉब्लम आई थी तो इंश्योरेंस कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई आप अपने मैटर को आपस में सुलझाइए क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा था। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों कंपनी ने अपने नाम में थोड़ा सा चेंज किया ताकि किसी भी टाइप की क्लोज रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए। सर अगर रिजेम्बलेंस है तो ऐसे केसेस में एग्जिस्टिंग कंपनी पुरानी कंपनी का राइट बनता है कि वो नई कंपनी को इस नाम से काम करने के लिए रोकने का राइट रखती है। दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ नेम।
कहते हैं कि सर इफ एन इंश्योरर इज रजिस्टर्ड विद आइडेंटिकल और डिसेप्टिव नेम, in case the previous registered insurer can file its objection and authority direct the other insurer to change his name within a time to be fixed by the authority. मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है एंड द न्यू कंपनी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर इट्स नेम विद द आइडेंटिकल नेम, in that situation the old company have edge over the new company. तो सर ओल्ड कंपनी जो है उसका एज होगा. इट मींस या तो आप उसको कंसल्ट करके एग्री कर लीजिए, लेकिन अगर वो एग्री नहीं होते, इन दैट सिचुएशन ओल्ड कंपनी अथॉरिटी को अप्लाई कर सकती है कि सर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पॉलिसी होल्डर के माइंड में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं. तो ऐसे केसेस में सर या तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा या आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे. नेक्स्ट इज सर कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज गिवन इन सेक्शन 6. इसको रीड कर लीजिएगा, नोट सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट दैट इज रेफर टू द requirement as to capital structure and voting right and maintenance of register of beneficial owners. सर रीड कर लीजिएगा, नोट से इंपॉर्टेंट 6 है, खाली इसको रीड करना है. ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको पूछ ले, बाकी इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज सर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग बाय प्रमोटर. सर बेसिकली आपकी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग दे रखी है इट इज 26%. और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज अप टू एनी एक्सटेंट. तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस के अंदर इस होल्डिंग को इंक्रीज करने का राइट रखती है. दैट इज द पावर विद एक्सक्लूसिव विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज दैट इज द डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 7. दैट वन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, रीड कर लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज द रिजर्वेशन ऑफ डिपॉजिट्स. सर कहते कि नो असाइनमेंट, चार्ज, liability or attachment of deposit. Any deposit made under section 7 or section 8 shall be deemed to be part of the assets of the insurer, but these deposits shall not susceptible in any assignment or charge, nor shall it be available for discharge of any liability of the insurance other than liability arise of policy of insurer issued by the insurer so long as such liability remain discharged. अब सर जब हम लोग पॉलिसीज इश्यू करते हैं तो कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ पैसा डिपॉजिट्स में डाल देती है कि इन केस अब जब पॉलिसी मैच्योर होंगी तो इन डिपॉजिट्स की हेल्प से पैसा दिया जा सके. द पॉलिसीज are settled with the help of these deposits. अब सर क्वेश्चन ये राइज होता है, मान लीजिए कंपनी ने कुछ पॉलिसीज इशू की और उस पॉलिसीज के अगेंस्ट उन लोगों ने कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स पैदा किए. अब ये जो डिपॉजिट्स हैं, द पर्पस ऑफ द डिपॉजिट्स दैट इज ओनली टू डिस्चार्ज दीज पॉलिसीज. अब वो जो डिपॉजिट्स हैं सर उन पॉलिसीज की डिस्चार्ज के लिए आप लोगों ने फॉर्मुलेट किए. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि कोई नहीं है, मींस वो कंपनी अपने उन डिपॉजिट्स को पॉलिसीज के डिस्चार्ज के लिए ही यूज करेगी. That money cannot be used anywhere else. Means अगर कोई कोर्ट कहती है कि सर वो जो पैसा आपका पड़ा है वो डिपॉजिट्स पड़ा है, तो हम आपकी इस लायबिलिटी के लिए उस डिपॉजिट्स को हम लोग जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, तो कोर्ट के पास वो पावर नहीं है. इवन दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट. तो सर कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है और वो पैसा खाली उन्हीं पॉलिसीज के डिस्चार्ज के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा. नो शेल इट बी लायबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री. और मैंने भी आप लोगों को बताया, यही चीज मैंने आपको भी बताई
कि सर कोर्ट अगर किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, इट मींस आपके अगेंस्ट कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो उस पैसे की एग्जीक्यूशन के लिए, उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोर्ट चाहे कि भाई उन डिपॉजिट्स को वो जब्त कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई डिपॉजिट्स जनरेट किए जाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि वो उन पॉलिसीज के डिस्चार्ज के लिए ही यूटिलाइज होंगे, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दैट इज रेफर टू द कमीशन। सर इट इज टोटली नेक्स्ट इज द हाँ इन्वेस्टमेंट सर हाँ specified purpose, that is section 8(2). Where a deposit is made in respect of life insurance business, the deposit made in respect thereof shall not be available for discharge of any liability of insurance other than liability arising out of policies. सर ये दो चीजें हैं, दोनों की दोनों चीजें सिमिलर हैं। फर्स्ट केस में उसने बोला कि अगर आपने पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई डिपॉजिट्स इश्यू किए, बिल्कुल ठीक बात है सर, पॉलिसीज के अगेंस्ट अगर मैंने कोई डिपॉजिट जनरेट किए, तो वो डिपॉजिट्स पॉलिसीज को डिस्चार्ज को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज ही नहीं हो सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो कहता है कि अगर मान लीजिए अगर मैं उन पॉलिसीज में भी स्पेसिफिक पॉलिसीज की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि सर उस पॉलिसीज में आपने जो डिपॉजिट लाइफ पॉलिसीज हैं, आपने लाइफ पॉलिसीज के अगेंस्ट अगर आपने कोई डिपॉजिट्स इश्यू किए, तो वो डिपॉजिट्स केवल लाइफ पॉलिसीज की मैच्योरिटी की लायबिलिटी के लिए ही यूटिलाइज होंगे, वो लाइफ को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिसीज की मैच्योरिटी के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकते। इनडायरेक्टली अगर आपने कोई भी डिपॉजिट किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज के अगेंस्ट जनरेट किए हैं, तो वो डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी केवल उन्हीं पॉलिसीज लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। दैट मनी कैन नॉट बी यूटिलाइज एल्सवेयर एल्स। एनी डाउट सर? कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो सर। चले सर, नेक्स्ट इज दैट इज द refund of deposits. So what is the condition? Where the insurer has ceased to carry on in India all classes of insurance business, and his liability in India in respect of all classes of insurance business have been satisfied or are otherwise provided for, the court may, on the application of the insurer, order to return the insurer of such deposit made by him under this act. अब सर डिपॉजिट तो पॉलिसीज की लायबिलिटी के लिए, लेकिन अगर पॉलिसीज की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उस केस में आपका राइट है कि आप उन डिपॉजिट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उन डिपॉजिट्स को आप रिफंड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सर कंपनी ने 50 लाख रुपए इकट्ठा किया और 50 लाख रुपए की कोई पॉलिसीज कंपनी ने इश्यू कर दी। अब वो 50 लाख रुपए कंपनी ने कहीं पे डिपॉजिट्स लगा दिए, कंपनी ने कोई असेट्स ले ली उन पॉलिसीज के अगेंस्ट, तो पहली बात, जब तक वो लायबिलिटी पॉलिसीज की पेड ऑफ नहीं होती, कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं कर सकती, कंपनी उसको कहीं और नहीं दे सकती। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो लायबिलिटी 50 लाख रुपए की पॉलिसीज थी, वो मैच्योरिटी को आपकी मैच्योर होने के बाद उनकी पेमेंट कर दी जाती है, कहीं से भी कर दी जाती है, किसी दूसरे फंड को यूटिलाइज कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं जो आपने उन पॉलिसीज के अगेंस्ट किए थे, देन कंपनी अथॉरिटी को लेटर लिखेगी कि जितनी भी लायबिलिटी थी वो सारे के सारे लायबिलिटी डिस्चार्ज की जा चुकी है, कोई भी लायबिलिटी नहीं बची, इसलिए अब हम उन डिपॉजिट्स को अपनी इच्छा के अनुसार यूटिलाइज कर सकते हैं। और IRDA अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि सारे की सारे लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी हैं, कोई भी लायबिलिटी वेकेट नहीं रही, या किसी भी दूसरे व्यक्ति ने या कंपनी ने उन लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए अपनी कंसेंट दे दी, तो ऐसे केसेस में अथॉरिटी आपको उन डिपॉजिट्स को यूज करने की परमिशन
दे सकती है. Next is refer to the power of investment and inspection by authority. So the authority can order investigation if it is satisfied that the insurer is not properly conducted the insurance business. अब सर इंश्योरेंस बिजनेस के अगेंस्ट कोई मान लीजिएगा कंप्लेंट आती है. बेसिकली कंप्लेंट होती क्या है कि जब पॉलिसीज इकट्ठा करके इश्यू करके कंपनी कोई पैसा इकट्ठा करती है, if the money is not utilized for the benefit or for the secureness of the policies, ultimately it will create a hurdle. सर दिक्कत पैदा हो जाती है. पैसा आप लोगों को कहीं से मिला, आपने उस पैसे को स्पेसिफिकली पर्पस में यूज ना करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया. अब अगर मान लीजिए इसकी कोई कंप्लेंट होती है और अगर इस कंप्लेंट में ऑथेंटिसिटी है, एविडेंसेस हैं, तो अथॉरिटी IRDA के पास राइट है कि अल्टीमेटली वो ऑर्डर इशू कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए. और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि अगर वो पैसा किसी और जगह पे खर्च किया गया तो IRDA ऑर्डर इशू करेगा कि जब तक उस लायबिलिटी पॉलिसीज की लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, दिस मनी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस. वो पैसा विदहेल्ड हो जाएगा, कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज amendment of provision relating to appointment of managing director etc. To be subjected to previous approval of the authority. That is the section 34. अब सर अगर मान लीजिएगा कि मैं किसी भी मैनेजमेंट के रेन्यूमरेशन की बात करता हूं, उसके रीअपॉइंटमेंट की बात करता हूं, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट की बात करता हूं, टर्मिनेशन के बारे में बात करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अथॉरिटी की अप्रूवल लेना अनिवार्य है. मींस इन केस ऑफ इंश्योर, नो अपॉइंटमेंट, नो रीअपॉइंटमेंट, नो टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटेड पर्सन or remuneration of a managing director or whole-time director or a manager or a chief executive officer by whatever name card shall have effect unless approved by the authority. तो सर कुछ डेजिग्नेशन आपके ऐसे दे रखे हैं कि उन डेजिग्नेटेड से रिलेटेड अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है then you have to take the permission of the authority. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंश्योरेंस मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई किया, अब मेरे को अगर जॉब देनी है तो उनको उन कंपनीज को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर आप पे जॉब निकलती है तो उसके लिए, उस अपॉइंटमेंट के लिए अथॉरिटी की अप्रूवल की आवश्यकता है. अगर मैनेजर की सैलरी को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो उसके लिए तो कंपनी खुद डिसाइड कर देगी. लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी में आपने कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको अथॉरिटी की रिटन परमिशन की आवश्यकता है. तो अगर आप स्पेसिफिक पोजीशन में कोई भी अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, कोई भी टर्मिनेशन करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी चेंज करना चाहते हैं, then you have to take the permission, specific permission of the authority. तो अथॉरिटी इस बात को डिसाइड करेगी कि क्या वो चेंजेस इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. पावर ऑफ अथॉरिटी टू रिमूव मैनेजर पर्सन फ्रॉम द ऑफिस. अब सर अगर मान लीजिए मैनेजर पर्सन कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या तो उस कंपनी के पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या होल इंश्योरेंस बिजनेस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ऐसी सिचुएशन में इट इज नोन एज द अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. तो सर अगर इन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी कार्य पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में किया जाता है एंड दिस task come to the knowledge of the authority with the proper evidences, in that situation the authority has exclusive power to issue show cause notice to the concerned person, and if the concerned person fail to provide any explanation in this behalf or fail to satisfy the authority has a right to terminate or remove the managerial person. तो इसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा.
नोटिस में बताया जाएगा कि सर योर टास्क इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। इट मीन्स आपका रिमूवल तभी बनेगा जब आपके द्वारा किया गया कार्य पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट कोई भी नोटिस इश्यू किया जाता है, देन इन दैट सिचुएशन आपको एक शोकॉज नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी इन योर डिफेंस। आपकी डिफेंस में अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर आपने डिफेंस में जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, देन योर टर्मिनेशन इज लाइकली टू एग्जीक्यूटेड। अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं देन डिसीजन आपके फेवर में जाएगा, अदरवाइज वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। नेक्स्ट दैट इज रेफर टू पावर ऑफ अथॉरिटी टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। सर सेंट्रल क्या कहते हैं, कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास पावर है कि सर वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। द नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड 5 और 1/3 of the maximum strength fixed for the board by the article of association। सर अब यहाँ पे क्या उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी एडिशनल डायरेक्टर की? फर्स्ट ऑफ ऑल सर बोर्ड ने आपकी कोई ना कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो डिसाइड की होगी। अब अगर बोर्ड कहता है कि सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी 12 लोगों की है, और अगर मान लीजिए आज की डेट में बोर्ड में 4 लोग हैं, सॉरी मान लीजिए 7 लोग हैं आपके बोर्ड में, तो 12 लोग की स्ट्रेंथ आप लोगों ने डिसाइड की है। इसका मतलब है कि 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में 12 का 1/3 और 5, 12 का 1/3 कितना हो गया? दैट इज 4। तो 5 और 4, तो दोनों में से कौन सा कम है? 4। इट मीन्स हम 4 व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर इट कैन नेवर एक्सीड 5। तो 5 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते, या अगर टोटल जो भी आपके नंबर हैं उसका 1/3, अगर वो 1/3 5 से कम है तो 1/3 अपॉइंटेड होंगे। लेकिन अगर वो 1/3 5 से ज्यादा है तो मैक्सिमम नंबर 5 कैन बी री-इंट्रोड्यूस। एडिशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एडिशनल डायरेक्टर। सर एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द अथॉरिटी and subject thereto for a period not exceeding 3 years or such further period not exceeding 3 years at a time as the authority may specified। Sir, additional director का जो time period है that is decided by the authority, and the extension can also be granted by the authority subject to a maximum period of 3 years। Shall not incur any obligation or liability by reason only of his being a director or for anything done or omitted to be done in good faith in execution of duty of his office or in relation thereto। important mark कर लीजिएगा सर ये। सर अगर आपने कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, अब सर 138 का केस है, चेक डिसऑनर हुआ, कंपनी एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स एक्टिंग डायरेक्टर, तो भैया उस आदमी को तो हम लोगों ने एडिशनल डायरेक्टर खाली कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने अपॉइंट किया। तो 138 के अंदर वो व्यक्ति जो एडिशनल डायरेक्टर अभी सेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, अल्टीमेटली उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं होती, या उस एडिशनल डायरेक्टर ने कंपनी के गुड फेथ में अगर कोई कार्य किया तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। कहने का मतलब है कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट तो किया जा सकता है, बट एडिशनल डायरेक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनी लायबिलिटी और एनी लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इज अराइजेस अगेंस्ट द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। नेक्स्ट इट्स शैल नॉट रिक्वायर टू होल्ड क्वालिफिकेशन शेयर। अब सर कोई भी कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर परचेस करने के लिए आप कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया तो अल्टीमेटली वो एडिशनल डायरेक्टर क्वालिफिकेशन शेयर परचेस करने के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। इट मींस उसको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन शेयर परचेस नहीं करने। हाँ, अगर वो अपने आप करना चाहता है इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आप उससे कहें कि सर यू हैव टू परचेज
ultimately there is no such responsibility on such person. Additional director not to be counted. सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब सर जब मीटिंग है, अगर मीटिंग में मान लीजिएगा कि सर कोई कोरम अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उस कोरम की कैलकुलेशन में एडिशनल डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी है और ना ही वो किसी पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाएगा. सर सेक्शन 34B और C टू ओवरराइड अदर लॉ. रीड कर लीजिएगा सर, नोट्स इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शन रिगार्डिंग री इंश्योरेंस ट्रीटी. Sir, it is referred to the renewal power of the company. The authority may, if he is of the opinion that the terms and condition of any reinsurance treaty or law related to insurance sector are not favorable to the insurer or are detrimental to public interest, he may renew or modify such contract. अब सर कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर लेती है उनके कॉन्सेस को जाने बिना. अब आपको मैं कई एग्जांपल देता हूं. मान लीजिएगा कि सर इंडिया से बाहर कोई आपकी कंपनी है, उनके शिप्स इंडिया में आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं. अब उस फॉरेन कंपनी ने अपनी कंट्री में शिप के इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया. अब मान लीजिए उन्होंने इंश्योरेंस मांगा 500 रुपए का और उनकी खुद की कंपनी, कंट्री की कंपनी कहती है कि नहीं जी इसका इंश्योरेंस 300 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा. अब वही कंपनी इंडिया में आके इंश्योरेंस की डिमांड करती है. क्योंकि वो शिप इंडिया में आता जाता है तो इंडियन कंपनीज का राइट बनता है कि इंश्योरेंस कर सकते हैं. अब इंडियन कंपनीज अगर 500 रुपए पे तैयार हो जाती है तो अथॉरिटी को लगता है कि भैया ये तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि कल अगर मान लीजिए शिप आपका डूब गया तो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा. क्यों? क्योंकि दूसरी जिस कंट्री का शिप है उस कंट्री की कंपनी 500 रुपए का इंश्योरेंस नहीं कर रही तो आप उसको 500 रुपए का कैसे कर सकते हो? तो ऐसी सिचुएशन में अथॉरिटी चाहे तो आपको डायरेक्शन दे सकती है. अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के डिट्रीमेंटल है या पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के डिट्रीमेंटल है तो वो आपको शोकॉज नोटिस इशू करेंगे, आप उसका रिप्लाई देंगे और अगर अथॉरिटी उससे एग्रीड नहीं होती तो अल्टीमेटली आपको इंश्योरेंस की टर्म्स और कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस को मना नहीं किया लेकिन उसकी टर्म्स और कंडीशन में चेंज करना अनिवार्य है अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर इंश्योरेंस कंपनी अथॉरिटी को सेटिस्फाइड करने में सक्षम नहीं रहते. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अथॉरिटी टू ऑर्डर क्लोजर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस. सेक्शन 34G. The authority may order closure of foreign business on the suspicious of unfair trade which may harm the interest of policyholder or for public interest. सर अगर आपकी कोई फॉरेन ब्रांच है और फॉरेन ब्रांच पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है. अब आपकी एक फॉरेन ब्रांच आपकी अमेरिका में है, इंडिया में आपके क्लेम आते हैं 100 रुपए के और अमेरिका में आपके क्लेम आते हैं 50,000 रुपए के. इंडिया में प्रीमियम कलेक्ट होता है 50,000, अमेरिका में कलेक्ट होता है 100 रुपए. तो सर आपकी जो फॉरेन ब्रांच है वो अमेरिका में बैठी है, प्रीमियम कम कलेक्ट होता है, क्लेम ज्यादा डिसबर्स करती है तो अल्टीमेटली ये कार्य आपका पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप धड़ल्ले से क्लेम आप एग्री कर रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन में अथॉरिटी की पावर है कि वो आपकी फॉरेन ब्रांच को क्लोज करने के ऑर्डर इश्यू कर सकती है. वो ये सर इसके लिए आप लोगों को नोटिस इश्यू किया जाएगा. अगर आप उस नोटिस को कंपाइल नहीं करते या उस नोटिस से आप अथॉरिटी को सेटिस्फाइड नहीं करते, अल्टीमेटली फॉरेन ब्रांच इज गोइंग टू बी क्लोज. Next is the search and seizure. So it is under section 34H, right to search.
द ऑफिसर अपॉइंटेड, सर इसमें सिंपल सी चीज है कि अगर अथॉरिटी किसी भी कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए डायरेक्शन देती है, in that situation it is the responsibility of the concerned company to submit required document or document demanded by the authority as per their requirement. तो सर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, और अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्यूमेंट को सीज किया जा सकता है. एंड द books, accounts, paper, receipts, voucher, report, or other documents seized shall not be retained by the authorized officer for a period exceeding 180 days from the date of seizure, unless the reason for retaining the same recorded by him in writing, the approval of chairperson of the authority for such retention is obtained. सर उन्हें रिटेन कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 180 डेज, लेकिन अगर आप 180 दिन से ज्यादा रिटेन करना चाहते हैं तो आपको एक राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा, एज वेल एज इट इज आल्सो अप्रूव बाय द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी. अथॉरिटी का चेयरपर्सन इसके लिए अप्रूवल देगा. अप्रूवल तभी देगा अगर वो रिटन रीजन से इत्तेफाक रखेगा, सेटिस्फाइड होगा. In that situation, your document can be maintained. सर ये कर लीजिएगा. सर इसमें और कोई खास ज्यादा नहीं है. नीचे देख लीजिएगा सेक्शन 45. That is the policy not to be called in question on ground of misstatement after 2 years. Sir, an insurance shall not call in question a life insurance policy after the expiry of 2 years from the date on which it is affected on the ground. सर ये होता है कि बेसिकली अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी गलत ग्राउंड दे के पॉलिसीज लेते हैं तो 2 साल, बेसिकली अब ये लाइफ इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में 3 साल का टाइम पीरियड हो गया है कि 3 साल तक अगर आप उन ग्राउंड्स को क्लेम नहीं करते, मतलब 3 साल तक आपने उसके ग्राउंड के फाल्सिफिकेशन के बारे में इंटीमेशन नहीं दिया. अब मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति ने कोई पॉलिसीज दी, उसको दम है, अब वो दमा आपको बताता नहीं है, तो अल्टीमेटली अब आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा. 6-7 साल के बाद कंपनी ये नहीं कह सकती कि जी आप लोगों ने तो हमें दमे के बारे में बताया नहीं था तो हम आपको दमे का क्लेम ही नहीं देंगे. तो कंपनी 3 साल तक इस चीज को रोक सकती है. अब IRDA एक रूल बनाने जा रहा है. वो रूल क्या है कि सर अगर कोई भी बीमारी है जो आप डिस्क्लोज नहीं करते, अगर 3 साल तक आप डिस्क्लोज मत कीजिए, 3 साल तक आप उसको क्लेम नहीं ले सकते. मीन्स अगर आपने मान लीजिए दमे वाले व्यक्ति ने अगर 2 साल में क्लेम कर दिया, कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला दमा उसको पुराना है, तो ऐसे केसेस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. लेकिन कंपनी के अगर पॉलिसी का पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा हो चुका है तो अल्टीमेटली जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली पॉलिसीज में कवर हो जाती हैं. तो पहले ये 2 साल का टाइम था, अब ये 3 साल का हो गया. लेकिन एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये आपका लाइफ में और आपका क्या कहते हैं जो दूसरी पॉलिसीज है उनमें 2 और 3 साल का अलग अलग है. लेकिन ये बात है कि मेडिकल इंश्योरेंस में ये आपका टाइम पीरियड 3 साल का हो गया है कि 3 साल के बाद आपका क्लेम का राइट खत्म हो जाता है. आपको अल्टीमेटली कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर बस इतना रीड कर लीजिएगा, बाकी का खाली थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए. सर ये टुडे इज माय लास्ट क्लास, आज लास्ट क्लास थी, उसके बाद आपकी नई फैकल्टीज आएगी. लेकिन जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के नोट्स में आपको एडिशनल प्रोवाइड कर दूंगा. अब वो नोट्स में आपको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करूंगा क्योंकि जो भी नई फैकल्टी आएगी वो व्हाट्सएप में इंक्लूड हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता. तो जो भी मेरे पास ईमेल आईडीज हैं आपके, मैं सारे के सारे नोट्स उन ईमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा. आज रात को ये मैं 2 जो नोट्स आपको दिए हैं इन 2 नोट्स को सेंड करूंगा, और 1-2 दिन के बाद से जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स मैंने प्रोवाइड नहीं किए वो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा. तो सर कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेंशन कर दीजिए. हाँ जी. आप क्यों नहीं सिखा रहे हो?
बेटा वो उन्होंने 12-12 क्लासेस के लिए अलग अलग फैकल्टीज लगाई हैं, तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेट्स सी, देखो कौन आता है, आप एक बार पढ़ के देखो। मैं आपको नोट्स सारे के सारे दे दूंगा, उनके पढ़ाने ना पढ़ाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप पर्सनली कॉल कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेंशन, ठीक है। बाकी इसको ध्यान से देके कीजिएगा, लॉ, ऑडिट का, टैक्सेशन का जितना आपको नॉलेज होगा आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा। तो खाली पढ़ाई पास होने के लिए मत कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लोग नॉलेज लेंगे आपका पैकेज उतना ही ज्यादा जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ दिक्कत आती है कि नॉलेज नहीं होता, सीए के साथ कंपेयर नहीं कर पाते, लॉ में दिक्कत आता है, ऑडिट में दिक्कत आता है। तो सर ऑडिट में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, इन 3 चीजों में आपका हायर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ, टैक्सेशन, ये 4 चीजों के बेसिस पे आपका पैकेज होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं पास होने के लिए, फ्यूचर में इनका कोई भी आपको यूज कहीं पे नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट। सर ऑडिट का बहुत जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, और ऑडिट का नॉलेज खाली उसी आदमी को होगा जिसको लॉ के बारे में पता है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है, जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, जिसको टैक्सेशन के बारे में नॉलेज है। क्यों? क्योंकि ऑडिट का मतलब ही है कि भाई लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में जितना आपका पैकेज उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आपका इनमें पैकेज, इनका एक्सपोजर नहीं है, आपके कॉस्ट ऑडिट चाहिए, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, रियल लाइफ में इनकी कोई जरूरत आप लोगों को नजर ही नहीं आएगी, कहीं दूर दूर कोसों तक इसका नामो निशान नहीं आपको नजर आएगा। तो इन चीजों को, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, खाली पास होने के लिए मत पढ़िएगा, डिटेल में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, और फ्यूचर में भी आपके काफी काम आएगा। और मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक्स सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स बेटा। थैंक यू सर।